सेकेंड स्टेज है, सेकेंड अवस्था है प्रकोप। तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 12 चैप्टर में कहा है कोपस्तुन मार्गगामिता, मतलब क्या हो गया, वातादि दोषों का उन्मार्ग गमन होना ही क्या कहलाता है, कोप या फिर प्रकोप कहलाता है। अब वातादि दोषों का उन्मार्ग गमन मतलब क्या होता है कि वो अपने स्थान पे बढ़ेंगे और अपने स्थान पर बढ़कर क्या होते हैं, दूसरे स्थान पे जाते हैं। वही कहा है दोषों का बढ़कर अपने स्थान से अन्यत्र जाना, अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे, इसी को क्या कहते हैं, उन्मार्ग गमन। और दोषों का उन्मार्ग गमन होना ही क्या कहलाता है, कोप या फिर प्रकोप। अष्टांग संग्रह, उन्होंने कहा है दोषों के वृद्धि के भेद। अब अष्टांग संग्रह क्या बोलते हैं, दोषों की जो वृद्धि है वो दो टाइप से होगी, दो प्रकार से होगी, एक तो होगा संचय और दूसरा होगा प्रकोप। तो जो संचय है वो क्या है, वो वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था है, मतलब जो दोषों की वृद्धि होती है, ठीक है, ये जो दोषों की वृद्धि होती है इसके दो स्टेज बताए, इसके भी दो स्टेज है। तो जो पहली जो अवस्था आती है वो क्या होती है, संचय अवस्था होती है, और दूसरी जो अवस्था है वो क्या होती है, प्रकोप अवस्था, वृद्धि की दूसरी अवस्था। मतलब क्या है, संचय में जितना दोषों की वृद्धि हो रही थी उससे और ज़्यादा जो वृद्धि होगी वो कौन से अवस्था में होगी, प्रकोप अवस्था में होगी। तो मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ, इट इज़ एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ क्षय अवस्था। मतलब ये जो संचय अवस्था थी, क्षय अवस्था थी, उसी का ही एक्सटेंडेड स्टेट क्या है, प्रकोप अवस्था है। अब आचार्य डल्हन ने क्या कहा है, विलयन रूपा वृद्धि प्रकोपा, मतलब क्या हो गया, जिसमें दोषों का विलयन हो, ठीक है, दोषों का विलयन मतलब क्या होना, दोष जो है वो लिक्विफाई हो रहे हैं, वो पिघल रहे हैं, दोष पिघल कर क्या हो रहे हैं, स्थानांतर करने की स्थिति को क्या कहते हैं, प्रकोप कहते हैं, ऐसा आचार्य डल्हन कहते हैं। मतलब क्या हो गया, दोष पहले मेल्ट होंगे, दोष मेल्ट होने के बाद क्या होगा, वो स्थानांतर करेंगे, स्थानांतर करने की स्थिति बनेगी, मतलब एक स्टेट क्रिएट होगा जिसमें वो क्या है, वो अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि दे आर रेडी टू मूव फ्रॉम their own place to another place। तो दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस समझना। अष्टांग हृदय का आचार्य वाग्भट क्या कह रहे हैं कि वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते, इतनी ज़्यादा वृद्धि हो गई है कि वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पे चले जा रहे हैं। बट डल्हन क्या कह रहे हैं कि उनकी स्टेट बनती, इतनी वृद्धि होती है कि उनका दे आर रेडी टू मूव, ऐसा स्टेट बनता है कि दे आर रेडी टू मूव फ्रॉम देयर ओन प्लेस टू अनदर, मतलब वो चले नहीं जाते, दूसरे स्थान पे चले नहीं जाते, बस वो रेडी रहते हैं, ठीक है। ऐसा किसने कहा है, आचार्य डल्हन ने। तो दोनों डेफिनेशन के डिफरेंस को समझ लेना। फिर कहा है प्रकोप के कारण, तो पहला कारण होता है स्वाभाविक कारण। स्वाभाविक कारण मतलब क्या हो गया, जो नेचुरली होता है, जिससे नेचुरली दोषों का प्रकोप होता है। उसमें क्या आता है, काल स्वभाव से। काल स्वभाव से मतलब क्या हो गया, हमारे ऋतु अनुसार। तो आपने अष्टांग हृदय में पढ़ा ही होगा, वात दोष का प्रकोप कौन से ऋतु में होता है, वर्षा ऋतु में, पित्त का शरद ऋतु में, और कफ का किस में होता है, वसंत ऋतु में प्रकोप होता है। दूसरा है अस्वाभाविक रूप से प्रकोप। तो इसमें क्या होता है, जो नेचुरली नहीं हो रहा है, जिनसे दोषों का नेचुरली प्रकोप नहीं होता, वो अस्वाभाविक कारण हो गए। तो इसमें क्या आता है, मिथ्या आहार विहार का सेवन करना। इसमें पथ्य अपथ्य अहितकर हितकर दोनों आहार विहार का सेवन करने से क्या होता है, अस्वाभाविक रूप से क्या होगा, दोषों का प्रकोप होगा। आगे ये बताया है आचार्य सुश्रुत ने बहुत सारे कारण बताए हैं प्रकोप होने के। तो हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं जल्दी से। वात प्रकोप के कारण उन्होंने कहा है कि बलवान से लड़ना, अधिक व्यायाम, अधिक मैथुन, अधिक अध्ययन, दौड़ना, चोट लगाना, कूदना, कूद कर चलना, रात्रि जागरण, भार उठाना, अधिक चलना, कटु तिक्त कषाय द्रव्यों का सेवन, रुक्ष लघु शीत वीर्य द्रव्यों का पान करना, मूंग मसूर मटर का सेवन करना, इससे इन सभी कारणों से क्या होगा, जो वात दोष है उसका क्या होगा, प्रकोप होगा।
पित्त प्रकोप कारण में बताया है क्रोध शोक भय परिश्रम उपवास विदग्ध पदार्थ सेवन स्त्री सम्मुख भ्रमण कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण उष्ण लघु दाहोत्पादक पदार्थ का सेवन तिल तेल कुलथ सरसों का तेल अलसी का तेल हरे शाक मछली बकरी भेड़ मांस दही मट्ठा कांजी सूरा, ये सब का सेवन करने से या आहार विहार का सेवन करने से क्या होता है, पित्त दोष का प्रकोप होगा। और कफ प्रकोपक कारण ने बताया है कि दिन में सोना, व्यायाम ना करना, आलस्य से, मधुर अम्ल लवण शीत स्निग्ध गुरु पिछिल अभिसंधि पदार्थों का खाने से, जौ उड़द महामाश आटे के विकार, दही दूध खीर ईख से बने पदार्थ, जलीय प्राणियों के मांस का सेवन, मीठे फल लौकी आदि का सेवन करने से क्या होता है, कफ दोष का प्रकोप होता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने कहा है। फिर प्रकोप के लक्षण, तो सुश्रुत सूत्रस्थान 21 चैप्टर में आया है, तेषाम प्रकोपात कोष्ठतोद संचरण अम्लिका पिपासा परिदाह अन्न द्वेष हृदयोत्क्लेदाश्च जायन्ते तत्र द्वितीय क्रियाकाल। तो अब जो सेकंड क्रियाकाल है, मतलब जो स्टेज ऑफ एग्रीवेशन है प्रकोप अवस्था, उसमें कौन कौन से लक्षण बताए हैं, ठीक है, दोषों के प्रकोप होने से। तो सबसे पहले हमारे पास है वात दोष। तो वात दोष का जब प्रकोप होता है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, उन्होंने कहा है उसके लिए कोष्ठतोद, मतलब जो कोष्ठ है उसमें क्या है, तोद मतलब सुई चुभ होने जैसी पीड़ा होगी, और उसमें क्या होगा, संचरण, कोष्ठ में क्या होगा, वायु का संचरण होता है, ठीक है। उसके बाद आता है पित्त दोष। पित्त दोष का प्रकोप होने से कौन कौन से लक्षण मिलते हैं, अम्लिका, अम्लिका मतलब क्या होता है कि खट्टे डकार आना, पिपासा थर्स्ट, एक्सेसिव थर्स्ट। फिर कहा है परिदाह, परिदाह मतलब क्या होता है, बॉडी में जलन होगी, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन ऐसा फील होगा, फीलिंग ऑफ बर्निंग सेंसेशन, ठीक है। फिर कफ दोष, कफ दोष के प्रकोप होने से क्या होता है, अन्न द्वेष, अन्न द्वेष मतलब क्या होता है कि जो खाना रहता है उसके प्रति क्या होती है, घृणा होती है, ठीक है, नफरत होती है, मतलब इसको बोल सकते हैं एवर्जन टूवर्ड्स द फूड, ठीक है, एवर्जन टूवर्ड्स फूड। उसके बाद आता है हृदयोत्क्लेद, मतलब क्या हो गया, जी मचलने जैसी ऐसी फीलिंग होती है, इसको आप बोल सकते हो नौजिया है, ठीक है। अब आगे क्या कहा है, अष्टांग हृदय में ये बताया है कि दोषों के कुपित हो जाने पर उनके अपने अपने लक्षण दिखाई देते हैं। हमें पता है दोष कुपित हो रहे और ये सारे लक्षण हम लोग देख रहे हैं, अभी ये सारे लक्षण तो दिखाई दे रहे हैं। और क्या होता है कि जो शरीर में अस्वस्थता को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, मतलब ये जो लक्षण हमने देखे अभी, इन सारे दोषों के दोष के प्रकोप होने से जो लक्षण दिखाई देते हैं उससे क्या फील होता है, जो वो व्यक्ति है उसको क्या फील होता है, वो अस्वस्थ है, उसको अस्वास्थ्य का अनुभव होता है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, अस्वास्थ्य का अनुभव होता है, ऐसा वो फील करता है, ठीक है। तो हमें 2 पॉइंट से समझ जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा, ये सारे लक्षण तो हमें दिखाई देंगे दोषों के प्रकोप होने से, और ये पॉइंट भी जब पर्सन को ऐसा लगने, ऐसा फील हो कि वो अस्वस्थ अनहेल्दी, मतलब क्या हुआ है, उसके बॉडी में दोष का प्रकोप हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इट इज़ अ स्टेज ऑफ एग्रीवेशन, ठीक है। थर्ड अवस्था कौन सी है, प्रसर अवस्था, इसको क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ माइग्रेशन या फिर स्टेज ऑफ स्प्रेड। स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैलना, तो प्रसर का लिटरल मीनिंग क्या हो गया, फैलना, ठीक है। दोषों का प्रकोप होने के बाद क्या होगा, वो स्रोतस के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाएंगे, इसी को क्या बोलते हैं, प्रसर अवस्था कहते हैं। दोषों का चलायमान होकर स्रोतस द्वारा शरीर में सर्वत्र फैल जाना, इसे ही प्रसर कहते हैं। मतलब दोषों का चलायमान होना मतलब क्या हो गया, उनको गति मिलेगी और वो अपने स्थान से निकल कर क्या हो जाएंगे, स्रोतस के द्वारा पूरे शरीर में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, इसे ही प्रकोप कहा है। अब एग्जाम्पल बोला है उन्होंने, संचय तीनों जो हमने स्टेजेस दिखे थे उसको एक एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो संचय में कहा है, संचय की अवस्था में दोष जमे घृत के समान होते हैं, मतलब घृत कैसे सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है उसी टाइप से क्या रहता है, संचय अवस्था में दोष रहते हैं। प्रकोप अवस्था में दोष पिघले हुए घृत के समान होते हैं, मतलब अभी जो घृत है उसको हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाते हैं। तो प्रकोप अवस्था में दोष कैसे रहेंगे, पिघले हुए घृत के समान रहेंगे। फिर आता है हमारा प्रसर अवस्था। प्रसर अवस्था में बोला है अधिक गर्म होने के कारण वो जो घृत है वो उछल कर इधर उधर भागता है, उसी प्रकार से दोष शरीर में भागते हैं। मतलब क्या हो गया, जब भी हम घृत है उसको
एक टेम्परेचर से ज़्यादा हम लोग उसको गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, वो क्या होंगे, वो इधर उधर वो ऐसे कूद कूद कर क्या हो जाएंगे, इधर उधर पूरे क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, दोषों का प्रकोप होने के बाद क्या हो गए, वो पूरे शरीर में कैसे हो जाएंगे, फैल जाएंगे। इस प्रक्रिया में वायु ही इस प्रसारण का कारण है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, दोष चलायमान होते हैं, मतलब उनको गति प्राप्त होती है। अब हमें पता है पित्त और जो कफ दोष है कैसे है, पंगु है। तो ऐसा नहीं है ना कि वो खुद ब खुद ही चल देंगे, तो उनको गति कौन प्रदान करता है, उनको जो गति प्रदान करता है वो वायु है। वायु जो दोष रहता है खुद तो वो गतिशील रहता है, बट बाकी जो दोष है उसको कौन गति प्रदान करता है, वायु। तो वायु ही इस प्रसारण का, ये जो फैलाव हो रहा है, ये जो फैलना हो रहा है, उसका जो कारण है वो कौन है, वायु ही उसका मेन कारण है। ठीक है, क्योंकि वायु जो है रजोगुण प्रधान है, पता है हमें वायु जो है वो रजगुण प्रधान है। और जो रजगुण होता है वो क्या है, जो भी जितने भी भाव है उसका क्या है, प्रवर्तक है। ठीक है, उसको प्रेरणा, भावों को क्या करता है, प्रेरणा देता है। फिर आचार्य सुश्रुत ने एक अपने श्लोक के थ्रू एक एग्जाम्पल बताया था उन्होंने, कि जो बांध रहता है, मतलब जो डैम रहता है, उसमें क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर जब भी जमा होता है तो क्या होता है, बांध टूट जाता है और क्या होता है, पानी पूरे जगह फैल जाता है। वैसे ही प्रसर अवस्था है, ज़्यादा प्रकुपित हो गए, एक अमाउंट से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, पूरे शरीर में फैल जाएंगे। तो वो क्या हो जाएंगे, उनका जो प्रसार होगा, या फिर एक तो वो एक ही दोष का प्रसार होता है, या फिर वो सन्निपात होके उनका प्रसार होगा। एक तो या फिर हो सकता है वात होगा, या फिर एक तो पित्त दोष ही होगा, या फिर हो सकता है वात प्लस पित्त, ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। उसी के लिए आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि 15 प्रकार के प्रसर का उन्होंने उल्लेख किया है। मतलब ऐसे टाइप के जो है 15 प्रकार के जो कॉम्बिनेशन है, 15 प्रकार के प्रसर का उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। तो आप जाके अपने बुक में इसको एक बार पूरा देख लेना, कौन से 15 प्रकार बताए हैं। आगे है प्रसर के लक्षण। सुश्रुत सूत्रस्थान 21 चैप्टर में कहा है, एवं प्रकुपिता नाम प्रसरताम च वायोर विमार्ग गमन आटोपो। अब वात दोष का जब भी प्रसर होगा तो हमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। पहला बताया वायु का विमार्ग गमन होना। वायु का विमार्ग गमन मतलब होना, उसका जो प्राकृत मार्ग है, उसका जो प्राकृत पाथ है, उससे वो नहीं जाएगा, वो दूसरे मार्ग से चला जाएगा। यही हो गया वायु का विमार्ग गमन होना। और दूसरा क्या बताया है, आटोप, ये तो आपको पता ही है। फिर कहा है ओष चोष परिदाह धूमायनानि पित्तस्य। पित्त दोष का जब भी प्रसर होगा तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। पहला बताया ओष। ओष मतलब क्या होगा, लोकलाइज बर्निंग सेंसेशन, स्पेसिफिक एरिया में क्या होगा, दाह होगा। फिर कहा है चोष। चोष मतलब क्या होता है, चूसने के समान पीड़ा होगी। परिदाह। परिदाह मतलब क्या हो गया, कि पूरे शरीर में दाह होगा, मतलब बर्निंग सेंसेशन ऑल ओवर द बॉडी। ओष मतलब क्या हो गया, लोकलाइज बर्निंग सेंसेशन, एंड परिदाह मीन्स बर्निंग सेंसेशन ऑल ओवर द बॉडी। फिर कहा है धूमायनानि, मतलब क्या होगा, नाक और मुख से क्या होगा, धुएं के निकलने समान, फ्यूम्स के निकलने जैसी क्या होगी, फीलिंग होगी। फिर कहा है अरोचक, अविपाक, अंगसाद, छर्दिश, चेती, श्लेष्मणो लिंगानि भवन्ति। अब श्लेष्म मतलब क्या होगा, कफ दोष का जब भी प्रसर होगा तो कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं। पहला बताया अरोचक। अरोचक मतलब क्या, अरुचि होगी। फिर बोला अविपाक मतलब क्या होगा, जो भोजन है उसका सम्यक रूप से पचन नहीं होगा। अंगसाद। अंगसाद मतलब हो गया, जो अंग है उसमें क्या होगा, दर्द होगा, पेन इन द बॉडी पार्ट्स। फिर कहा है छर्दी। छर्दी मतलब होता है वोमिटिंग। तत्र तृतीय क्रियाकाल, मतलब तृतीय क्रियाकाल में हमें कौन कौन से ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं।